लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। अल जजीरा में छपा ये लेख गजा में हो रही मानवीय त्रासदी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कमजोर जवाबदेही को लेकर एक गहरी चिंता जताता है। लेख की शुरुआत उस खौफनाक घटना से होती है जिसमें 17 जुलाई को इजरायली सेना ने गजा की इकलौती कैथोलिक चर्च पर बम गिराया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये वही चर्च है जहां के पादरी पोप फ्रांसिस से नियमित बातचीत करते थे। पूरी दुनिया से इस हमले की निंदा हुई, लेकिन इजराइल ने बस इतना कहा कि उसे अफसोस है। इसके बाद चर्च के लोगों को कुछ राहत सामग्री पहुंचाने की इजाजत दी गई, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और मोलभाव के बाद। यहीं से लेख एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या पीने का पानी, खाना और दवाइयां देना कोई एहसान है? जब अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि जो देश किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है, उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वहां के लोगों को जरूरी चीजें मुहैया कराए। लेकिन गजा में जरूरतें बातचीत और सौदेबाजी के बाद ही दी जा रही हैं, जैसे ये कोई तोहफा हो। लेख बताता है कि यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर कुछ प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब इजराइल ने थोड़ी राहत देने की सहमति दी, तो वो सारे प्रतिबंध टाल दिए गए। मगर राहत भी पूरी नहीं मिली। गजा को हर दिन 500 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन इजराइल बमुश्किल 80 ट्रक भेजने दे रहा है, वो भी हमलों और लूटपाट के खतरे में। लेख ये भी दिखाता है कि अब इजराइल ने गजा में राहत वितरण का जिम्मा अपनी बनाई संस्था जीएचएस को दे दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका खत्म होती जा रही है। और इस जीएचएस की राहत कतारों में खड़े करीब 900 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस लेख का मकसद सिर्फ इजराइल की आलोचना करना नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूरोप और चर्च संस्थाओं से सवाल करता है कि आखिर वो चुप क्यों हैं? क्या सिर्फ दया दिखा देना काफी है? असली जिम्मेदारी तो ये है कि इजराइल को उसके कानूनी और नैतिक कर्तव्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। लेख की आखिरी बात साफ है, अगर युद्ध अपराधों के बदले डील होती रहेगी तो इंसानियत की कीमत पर राजनीति चलती रहेगी। इसलिए जरूरत है दया के साथ साथ न्याय और सख्ती की भी, ताकि फिलिस्तीनी चाहे ईसाई हो या मुसलमान, उन्हें राहत नहीं, उनका हक मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख का मकसद हमें ये सोचने पर मजबूर करना है कि आज के डिजिटल दौर में भी हम अब तक शब्दकोशों को क्यों नहीं छोड़ पाए हैं। लेख इस गहराई से बात करता है कि कैसे पहले के जमाने में लोग शब्दों को जानने और समझने के लिए शब्दकोश पलटते थे। इससे वे खुद सोचते थे, समझते थे और फिर शब्दों का चुनाव करते थे। आजकल ये काम ग्रामरली या एआई जैसे टूल कर देते हैं। हमसे बिना पूछे ही सुझाव देते हैं, वाक्य बदलते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि ये डिजिटल टूल्स हमारी सोचने समझने की ताकत छीन लेते हैं, जबकि असली शब्दकोश हमें खुद भाषा से खेलने, उसे समझने और अपने हिसाब से प्रयोग करने की आजादी देते हैं। लेखक बार बार जोर देता है कि लिखना केवल सही सही शब्दों का मिलान नहीं है, बल्कि सोचने, महसूस करने और अपनी पहचान जाहिर करने का जरिया है। लेख ये भी दिखाता है कि कैसे आज की भाषा सोशल मीडिया और चैट की वजह से पहले से ज्यादा अनौपचारिक हो गई है। फिर भी शब्दकोश भाषा को सिर्फ दर्ज नहीं करते, वो उसे आकार भी देते हैं। खास तौर पर जब वो अलग अलग देशों, समुदायों की बोलियों और नए शब्दों को अपनाते हैं, तब वो भाषा को ज्यादा समावेशी और जीवंत बनाते हैं। एआई आधारित टूल्स और परंपरागत शब्दकोशों के बीच फर्क को लेखक मानव सोच बनाम मशीन की सुविधा की तरह पेश करता है। लेख का असली सवाल यह है कि अगर हम खुद सोचने और शब्द चुनने की मेहनत छोड़ देंगे, तो क्या हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को भी खो देंगे? इसीलिए लेखक का तर्क है कि हमें शब्दकोशों की अब पहले से भी ज्यादा जरूरत है। इसलिए नहीं कि वो सही लिखना सिखाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें खुद से लिखने की ताकत देते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख एक बेहद आम लेकिन अनकही सामाजिक उम्मीद की परतें खोलता है। इस लेख में एक आम लेकिन अक्सर अनकही चिंता को उठाया गया है। वो सवाल जो कई महिलाएं खुद से बार बार पूछती हैं,
कहीं मैं ज्यादा तो नहीं लग रही, यानी कहीं मेरी बातें, मेरी हंसी, मेरा पहनावा, मेरा आत्मविश्वास किसी को असहज तो नहीं कर रहा। लेख की शुरुआत एक दोस्त की बातचीत से होती है, जो पहली डेट पर जाने से पहले कहती है, मैं थोड़ी ज्यादा तो नहीं हूं। ये जुमला नया नहीं है। अक्सर महिलाएं खुद को बहुत तेज, बहुत भावुक, बहुत बातूनी बताकर खुद को कमतर आंकने लगती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला सहज महसूस करे, खासकर पुरुष। लेखक बताती हैं कि आज भी लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि अगर उन्हें पसंद किया जाना है, चाहे वो डेट पर हो, नौकरी में या किसी पार्टी में, तो उन्हें साधारण, शांत, कम बोलने वाली और थोड़ी सी छोटी दिखने वाली बनना होगा, यानी अपनी असली पहचान को थोड़ा कम करना होगा। ये सोच हमारे समाज की उस मानसिकता से जुड़ी है जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो कम जगह घेरें, चाहे वो बातचीत में हो या शरीर के आकार में। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें बार बार यही सुझाव मिला कि अगर वो थोड़ा कम बोलें, थोड़ी पतली हो जाएं या कुछ आदतें बदल लें तो उन्हें पसंद करेगा, यानी उनका कम होना ही उन्हें स्वीकार्य बनाता है। लेख में कॉमेडियन हेलेन बाउर का जिक्र है, जो खुद को बड़ी और जोरदार बताती हैं। उन्हें बचपन से ये कहा जाता था कि तुम बहुत बोलती हो, और यही बात कई लड़कियों को बचपन में इस कदर चुभती है कि वो बड़े होकर खुद को शर्मिंदगी में महसूस करने लगती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात खुलकर कहती हैं। एक विचार ये भी आता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर या स्क्रीन पर बोल्ड और मैसी लड़कियों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में वही लोग उन्हें अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहते। यानी ज्यादा होने को एक कंटेंट की तरह देखा जाता है, लेकिन एक इंसान की तरह अपनाया नहीं जाता। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि किस तरह कुछ महिलाओं को, जैसे कि दक्षिण एशियाई, अश्वेत या विकलांग महिलाओं को समाज में बहुत ज्यादा माना जाता है, भले ही वो सिर्फ अपनी जरूरतें ही क्यों ना बता रही हों। ये ज्यादा होना असल में उनके आत्मसम्मान की बात होती है, लेकिन समाज इसे असहजता की तरह देखता है। आखिर में लेख ये बात सामने रखता है कि कम दिखने की कोशिश में खुद को छोटा करने से बेहतर है कि महिलाएं अपनी असलियत को अपनाएं। जैसा कि एक किरदार शो में कहता है, अगर तुम किसी को ज्यादा लगती हो तो शायद वो लोग ही तुम्हारे लायक नहीं हैं। द डेली स्टार में छपा लेख बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रही भीड़तंत्र की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताता है। लेख का मकसद ये दिखाना है कि किस तरह गुस्साई भीड़ अब कानून की जगह लेने लगी है। बिना किसी मुकदमे, सबूत या प्रक्रिया के लोगों को सजा दी जा रही है, और कानून, अदालतें व पुलिस जैसे संस्थान कमजोर या निष्क्रिय बनते जा रहे हैं। लेख बताता है कि हाल के महीनों में चोरी या अपहरण जैसे आरोपों पर कई लोगों को भीड़ ने मार डाला, कई बार बिना किसी ठोस वजह के, सिर्फ अफवाहों के आधार पर। सोशल मीडिया इन अफवाहों को हवा देता है, और राजनीतिक ताकतें कभी कभी इस भीड़ का इस्तेमाल विरोधियों को डराने या बदला लेने के लिए भी करती हैं। लेख ये भी बताता है, ये कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। बांग्लादेश में कानूनी और प्रशासनिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा धीरे धीरे टूटता गया है, और यही भरोसे की कमी आज भीड़ के हाथों न्याय की मांग को जन्म दे रही है। अगर पुलिस और अदालत पर भरोसा होता तो लोग खुद इंसाफ नहीं करते, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी कभी पुलिस भी सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है या बहुत देर से पहुंचती है। इसका असर सिर्फ समाज या राजनीति तक नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान हो रहा है। निवेशक वहां पैसा नहीं लगाना चाहते जहां कानून का राज ना हो, संपत्ति सुरक्षित ना हो और विवाद सुलझाने की कोई विश्वसनीय प्रणाली ना हो। लेख चेतावनी देता है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बांग्लादेश में पूंजी और रोजगार दोनों भाग सकते हैं, जैसा कि नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हो चुका है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.